जो एलटी ग्रेड के जीएस में 8 सब्जेक्ट हैं उसमें ये तय करेंगे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उसी क्रम में अब हम बात करेंगे कि एलटी ग्रेड जीएस में जो कृषि विज्ञान है उसकी तैयारी कैसे करें। जो 30 नंबर की जीएस आ रही है एलटी ग्रेड में, उसमें जो को पता है जो कृषि आ रहे हैं इसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कृषि विज्ञान के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात ये, जैसा कि मैंने बताया था, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। कृषि विज्ञान में भी ऐसा है कि सिलेबस में उन्होंने केवल कहा है भारतीय कृषि और इसके अलावा कोई बात नहीं करी, और थोड़ी सी बात ये करी कि उत्पादन और भारतीय कृषि, लेकिन जो हकीकत में जिसका ब्लूप्रिंट है, जहां से ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और राजकीय डिग्री कॉलेज, ये तीनों परीक्षाओं का जो ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट है वो एक हैं और वो इनको डिजाइन करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो केवल इसके ब्लूप्रिंट में 2 टॉपिक हैं। अगर आप 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक मृदा और दूसरा फसलोत्पादन, तो आपको इसके अलावा कोई भी कृषि मतलब कृषि विज्ञान पढ़ने की, कोई भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कृषि विज्ञान में केवल 2 टॉपिक पढ़ाना है और इस दोनों टॉपिकों के लगभग 4 से 5 पेज के शॉर्ट नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, वहां से भी आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। और ये अभी तो आप इसको समझ लीजिए इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है वो है मृदा और दूसरा जो टॉपिक है वो इसमें क्या है, फसलोत्पादन। ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो मृदा है ये एक बड़ा पार्ट है। अगर आप मृदा पार्ट को खोलेंगे कृषि विज्ञान में तो इसके अंतर्गत आती है मृदा, कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार चट्टानें टूट फूट के मृदा बनती हैं। और दूसरा टॉपिक है उर्वरक, क्योंकि मृदा या तो उर्वरक हो सकती है या बंजर हो सकती है। तो मृदा को उर्वरक बनाने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर। इसके बाद उसमें पोषक तत्व। तो आपको जो मेन टॉपिक है मृदा, इसमें केवल 3 इसके उप टॉपिक पढ़ना है, या उप टॉपिक पढ़ना है, पहले मृदा, दूसरा उर्वरक, तीसरा पोषक तत्व। आपका एलटी ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन उर्वरक से आया है और एक क्वेश्चन पोषक तत्व से आया है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, फसलोत्पादन। इस फसलोत्पादन में क्या है, पहली चीज आपको पढ़ना है फसल चक्र। ये फसल चक्र क्या होता है, ये 1 वर्षीय होता है, ये 2 वर्षीय होता है, 3 वर्षीय होता है। अभी हम केवल ऊपर से टच करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। जब इसकी व्यवस्थित रूप से क्लास चलेगी तब आपको एक एक टॉपिक बाकायदा पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी केवल हम सामान्य जानकारी कर रहे हैं क्या है। तो इसमें जो अब जैसे हमने देखा फसल चक्र है तो ये 1 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय होता है, 3 वर्षीय होता है। अब फसल चक्र का मतलब ये होता है जैसे ये मृदा होती है, इस मृदा में इनका मतलब यह कि पहले ऐसी फसलें उगाओ जो ऊपर की एनर्जी या ऊपर की जान खींचती हैं या ऊपर के जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करती हैं। और इसके बाद जो दूसरे बार में फसल लगाओ तो ऐसी फसल लगाओ कि जहाँ पे मृदा जो है उसके नीचे के भाग की जान खींचती है या यहाँ की जो उर्वरकता है, जो भी यहाँ की ताकत है वो इस्तेमाल में आती है। तो इस प्रकार से जब ऊपर की खेती होगी तो क्या होगा, ये मृदा सही रहेगी, यहाँ की जो है पावर इसको मिलेगी। इसके बाद क्या होगा कि अगली बार हम फसल लगाएंगे यहाँ की तो ये अपने आप रिकवर हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, वो ऊपर को अपने आप ले लेगी। तो इस तरीके से हम फसल चक्र कहते हैं कि पहली बार फसलें लगाओ, ऊपर की परत को यूज करें और अगली बार नीचे को यूज करें। अगला होता है उत्पादन। उत्पादन में क्या होता है, उत्पादन में ये होता है कि आपका कौन सी फसल जो है, सब इसमें क्वेश्चन देखा होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो उत्पादन में आते हैं। इसमें पता है ये 4-5 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ उत्पादन में क्या होती है, आपकी फसलें हो गई, जो भी फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें होती हैं, ठीक है, खाद्यान्न फसलें हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, आपकी दाल वाली फसलें होती हैं, दलहनी कहलाती हैं, तिलहनी जिनसे तेल निकलता है। इसके बाद नकदी फसलें जैसे तंबाकू हो गई, गन्ना हो गया, और व्यापारिक फसलें। इसके बाद सब्जी आ गई, मसाले आ गए और फल आ गए, ये सब आते हैं उत्पादन में। और इन्हीं सब की क्या होती हैं, प्रजातियाँ। तो अगला टॉपिक आपको प्रजाति पढ़ना है, जैसे गन्ने की प्रजाति कौन कौन सी हैं, आम की प्रजाति कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ता है रोग और कीट। जब फसल लगाते हैं तो ना चाहते हुए भी रोग और कीट अपने आप आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एलटी ग्रेड की तैयारी करेंगे या सुपर टेट की तैयारी करेंगे, ना चाहते हुए कुछ विघ्न आपके आसपास आ जाते हैं और जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर देते हैं। और फिर आप कहते हैं टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बनाया था, शुरू में पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, लेकिन प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ रही। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वो किस्मत खराब नहीं है, वो
स्वाभाविक भाग है, स्वाभाविक बात है। आपने देखा फसल अच्छी प्रजाति की फसल लगाई तो कीट आ गए, रोग आ गए, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि कौन सा कीट है, कौन सा रोग है। जैसे क्वेश्चन आया है, राजकीय प्रवक्ता में ही आया है कि आरा मक्खी किस फसल का कीट है, तो आरा मक्खी जो है वो आपका जो सरसों है उसका कीट है। इसके बाद क्रांतियाँ, क्रांति टॉपिक तो भाई ऐसा है जो ज्योग्राफी में भी है, अर्थशास्त्र में भी है, और कृषि में गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, तो ये सब क्रांतियां आप इसमें फसल उत्पादन संबंधित है। इसके बाद अनुसंधान केंद्र, कौन सी फसलों का, जैसे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है, तो इसी तरीके से सारे अनुसंधानों को आप पढ़ेंगे। ये आपका ब्लूप्रिंट है 4 नंबर का कृषि विज्ञान का। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मृदा पढ़ेंगे और फसलोत्पादन पढ़ेंगे, इसके बाद आप ये पढ़ेंगे। तो अभी हमने इसका केवल सामान्य परिचय किया है, इसके बाद हम इसकी एक एक चीज को डीप से पढ़ेंगे। मैंने वही बताया था कि जो इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ लिया जाए, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और जो जहाँ से नहीं आने उसको बाद में देखा जाए। फसल तैयार होने के दौरान ही क्या होता है, कुछ कीट आ जाते हैं, कुछ रोग आ जाते हैं। वैसे ही आपकी ज़िंदगी होती है, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, जब तैयारी करते हैं, तो ना चाहते हुए भी कुछ विघ्न आ जाते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं। बस उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, मेरे प्रिय छात्रों की जिंदगी में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं कल बंद होना ही है, तो इसलिए उन्हें जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास ना करें। कहने का मतलब सारे फर्जी कामों से दूर रहें जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। शिव खेड़ा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पेशेवर लोग अपने काम को ठीक ढंग से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने काम की बारीकियां जानते हैं। बस आपका जो एक विषय है, आपका जो सिलेबस है, उसकी बारीकियों को समझ लो और इसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, जो प्राचीन भारत की शिक्षा थी, सबसे अच्छी बात उसकी यही थी, जब अब छात्र गुरु के पास आता था तो वो कहता था कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, तब उसे गुरु बताते थे, क्या कहते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो ब्रह्म है वो सत्य है और जो जितना जगत है वो मिथ्या है। तू आज से आश्रम में रहेगा, घर को छोड़ के, घर में नहीं रहेगा, आश्रम में रहेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दें, आप घर का कोना पकड़ लें, फिलहाल जहाँ फैमिली की एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर रहें उस एक्टिविटी से और तैयारी करें।